कक्षा 7 विषय ए से यानी सामाजिक विज्ञान पाठ 2। पाठ 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है बच्चों, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। बुक देख लो, बुक दिखाई थी ना, यही वाली बुक तुम लोग को पढ़ना है एसएस में। ठीक है, और स्वाध्याय नहीं पढ़नी है और नहीं स्वाध्याय भरनी है, सिर्फ कॉपी में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब पढ़ेंगे हम लोग इसमें गुलाम वंश के शासकों की कठिनाइयां। इल्तुतमिश की बधाएं। ठीक है, अब मैं तुम लोग को जितना पॉइंट लिखी हूँ सबके बारे में बारी बारी से बताऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सिर्फ तुम लोग को सुनना है। बुक खोल करके, बुक जिसके पास नहीं है वो आकर के स्कूल से ले जाए। कॉपी में इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ध्यान से बुक खोल करके देखो और समझो। अब दिल्ली सल्तनत क्या है वो जानो। तुर्की के जीत तथा पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद मुस्लिम शासक भारत में प्रथम बार अस्थायी रूप से बस गए। ठीक है, भारतीय इतिहास में 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य की अवधि को दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। अब देखो गुलाम वंश एक क्या था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात उसके विशाल राज क्षेत्र उसके सेनापतियों और संबंधियों के बीच विभाजित हो गए। भारत में उसके दरवाजा द्वारा नियुक्त विजय राज्य के क्षेत्र का राजपाल कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी मृत्यु के बाद उपरांत एक स्वतंत्र शासक बन गए। ठीक है, अब देखो गुलाम वंश के शासकों की कठिनाइयां। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के लिए सल्तनत पर शासन करना आसान कार्य नहीं था। मूलतः गुलाम वंश तथा किसी राजवंश के न होने के कारण सिंहासन के अनेक प्रतिद्वंदी दावेदार बन गए थे। ठीक है, फिर विद्रोह हो गया था, षड्यंत्र रचा गया। ये बुक में सब लिखा हुआ है बच्चों, रीडिंग करोगे तो तुम लोग को अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अब देखो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हालांकि इसके पहले उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को हराना पड़ा। ठीक है, पुत्र को हरा करके उसका दामाद गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की बधाएं। अब इसकी देखो, इल्तुतमिश के चार ओर से शत्रुओं से घिरा था। कुलीन तुर्क सरदार उसके ऊपर एक गुलाम का शासन स्वीकार नहीं करते थे। मोहम्मद गौरी के अन्य सेनापतियों ने भी उसके प्रतिधिकार को चुनौती दी। पराजित राजपूतों ने भी स्वयं को मुस्लिम शासन से मुक्त कराने के प्रयास कर रहे थे। अब देखो इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या थी। इल्तुतमिश ने विद्रोहियों को दमन किया तथा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसने सेना भूमि लगाया, व्यवस्था तथा सल्तनत के मुद्रा के संगठित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अधूरी छोड़ी कुतुब मीनार के पूरा करवाया। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है बच्चों, दिल्ली कभी जाओगे तो देख के और घूम करके आना कैसा है वो। ठीक है, कुतुब मीनार। अब देखो रजिया सुल्तान कौन थी ये जानो। 1236 ईस्वी में
इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उसके अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया, क्योंकि उसके अनुसार उसके पुत्र में से कोई भी सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। बच्चों, लड़की उसकी थी रजिया। रजिया बेगम के बारे में आता है, टीवी तो देखता है तुम लोग, देखना, उसमें सीरियल भी आता है। वो इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा उससे कि रजिया सुल्तान बैठी, लड़का उसका योग नहीं थे, गद्दी संभालने की योग नहीं थे, इसलिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। बुद्धि होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, कुछ दुर्बल शासक, रजिया का भाई बहराम शाह 1239 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। 40 कहे जाने वाले सरदारों के समूह उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। अंततः 1242 ईस्वी में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। किसका? बहराम का। ठीक है। अब देखो, नसरुद्दीन महमूद एक कौन थे? 1246 ईस्वी में 40 सरदारों में से नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। वह सरल, सच्चरित्र और न्यायप्रिय शासक था। उसका प्रधानमंत्री बलवान था। सभी प्रकार के प्रशासनिक शक्ति और उत्तराधिकारी उसी के हाथ में थे। सीमा पर बहुत से किलों का निर्माण करवाया एवं राज्य के शांति एवं व्यवस्था स्थापित करके उसने अपने देश को खुशहाल रखा। ठीक है। अब देखो, किसके बारे में पढ़ेंगे? बलवान। तुर्की सरदार गियासुद्दीन बलवान 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। उसको भारत के समस्याओं का पूरा ज्ञान था, क्योंकि वह इल्तुतमिश, रजिया और नसरुद्दीन के दरबार में सलाहकार के पद पर कार्य करता आ रहा था। सिंहासन पर बैठते उसने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब देखो, गुलाम वंश का पतन 1286 ईस्वी में बलवान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र क्रमशः सिंहासन पर बैठते गए, लेकिन उसमें से एक भी कुशल और योग्य सुल्तान न बन पाया। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि पिता जिसका अच्छा है उसका पुत्र भी अच्छा होगा, और पुत्र अच्छा हो गया तो पिता भी सही है, लेकिन पिता ही होता है। ठीक है। तो सबसे जरूरी है अपना दिमाग सही चलाना और सही सोचना। अब देखो, खिलजी वंश। अब क्या है? इसमें जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। वह अपने उदारता, निष्ठा और साहस प्रकृति के बाद प्रसिद्ध था। उसके दयालुता के कारण राज्य के कानून का उल्लंघन होने लगा और स्थान सब विद्रोह उभरने लगे। मालवा और रणथंभौर पर उसने चढ़ाई की, किंतु वह विजयी नहीं हुआ। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के मृत्यु के बाद उपरांत दिल्ली के सिंहासन पाने के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन अलाउद्दीन बहुत ही चालाक और धूर्त निकला। उसने बहुत से सरदारों के धन देकर उसका समर्थन प्राप्त कर लिया। उसने अपने चाचा की हत्या का पाप धोने के लिए लोगों के सोने चांदी के सिक्के बांटे। उसके बाद समर्थन पाने हेतु भी ऐसे ही तरीके अपनाए। अब सेना, अस्थायी और नियमित सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला ही सुल्तान था। उसने अपने सैनिकों के रोकड़ा में वेतन देना आरंभ किया। सैनिक को अच्छा नाश्ता और विशेष घोड़े पर
अन्य सभी आवश्यकता हथियार दिए जाते थे। सैनिक की स्थापना को देखने के लिए प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण रखा जाता था। अब देखो सैन्य विस्तार। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अलाउद्दीन ने अपने विजय कार्यक्रम चलाया। गुजरात ने उसके पश्चिमी बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता दी और इस प्रकार विदेशी व्यापार संभव हुआ। इससे सेना के लिए घोड़े की आपूर्ति पर नियंत्रण पाना भी सुनिश्चित हो गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर्थिक कदम। भूमि का पुनः मापन करके भू राजस्व आंकलन किया गया। राज्य का हिस्सा बहुत अधिक रखा गया। कभी कभी राज्य को खाद्यान्नों के उपज के आधा भाग लगान के रूप में संग्रह किया जाता था। ठीक है, अब देखो कला तथा वास्तुशिल्प। ये बच्चों पूरा बुक रीडिंग लगाना तुम लोग को है। अलाउद्दीन कला और वास्तुशिल्प का संरक्षण था। उसने सिरी नामक नया नगर बसाया। उसने दिल्ली के महरौली नामक क्षेत्र में कुतुब समूह के समारोह के साथ अलाई दरवाजा निर्मित कराया। अमीर खुसरो के अमीर हसन नामक दो महान विद्वान उसके दरबार के शोभा बढ़ा रहे थे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना अभी, और इसमें पॉइंट बाकी है, बाद में पढ़ेंगे।